अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और स्रोतों के अंतर्गत हमने पढ़ा था अभिलेख। तो अभिलेखों में ही एक उल्लेखनीय बात यह है कि गैर राजकीय अभिलेख है एक यवन दूत हेलियोडोरस। यवन दूत हेलियोडोरस, ये विदिशा में है अभिलेख, और इस अभिलेख से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, यानी बीसी में हमें भागवत धर्म के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भागवत धर्म का मतलब है ये यानी श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ धर्म, ठीक है। ये भागवत धर्म के नाम से जाना गया है, यानी श्री वसुदेव और वासुदेव, ठीक है। ये वासुदेव कृष्ण को कहा गया है और वसुदेव कृष्ण के पिताजी हैं। तो भागवत धर्म के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये गैर राजकीय अभिलेख है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है भारतवर्ष शब्द का प्रयोग, भारतवर्ष इस शब्द का प्रयोग जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। पूर्व में मैंने हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बताया था। तो सबसे पहले जो है भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। और इस जो एरण अभिलेख है, एरण ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। एरण अभिलेख में हूणराज, जो हूणों का राजा था, मैंने बताया था आदिवासी बर्बर जात थी ये हूण, मध्य एशिया की, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो एरण अभिलेख में जो है 12 भगवान की प्रतिमा पर, 12 भगवान की प्रतिमा पर, 12 का मतलब होता है श्योर, यानी जो है सिर, जो हेड है यानी सिर, वो सुअर का है, इससे शरीर मानव का है। तो 12 भगवान की प्रतिमा पर जो है हूणराज तोरमाण, जो हूणों का राजा था तोरमाण, उसका चित्र अंकित है, ठीक है। एरण अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर जो 12 भगवान की प्रतिमा है, उस प्रतिमा में तोरमाण जो हूणों का राजा था उसका चित्र अंकित है। अच्छा, अब आते हैं कि ये भूमि के लिए अनुदान पत्र दिए जाते थे। अनुदान पत्र, जब किसी को जागीर के रूप में भूमि दी जाती थी तो उसके लिए अनुदान पत्र दिए जाते थे। तो ये काहे के बने होते थे? ये जो है तांबे की जो है ताम्र या तांबा, तांबे के पत्रों पर अंकित है। मैंने आपको बताया था कि तांबे का पन्ना बना दिया जाता था ढाल करके, ढलाई करके, और फिर जो है उसमें पत्थर में या लकड़ी की पट्टिका पर अक्षरों की खुदाई कर दी जाती थी, और इन पत्रों को उसी के ऊपर, तांबे के पत्रों को उसी के ऊपर रख करके प्रेस कर दिया जाता था, तो अक्षर उभर आते थे। समझ में आ गया? तो इस तरह से तांबे के अनुदान पत्र तैयार किए जाते थे। इनमें जो है राजाओं द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, बिहारों, जागीरदारों और अधिकारों को दिए गए भूमि, यानी ब्राह्मणों, बौद्ध विहारों, मंदिरों,
और जागीर जमींदारों, ठीक, और या जमींदार में कह के जागीरदार कहें, जागीरदार और उसके अधिकारियों को जो गांव दिए जाते थे या कृषि योग्य भूमि दी जाती थी, ठीक है, उसका उल्लेख रहता था। साथ ही साथ जो है ये अभिलेख जो है प्राकृत, संस्कृत, तमिल, ठीक है, और तेलुगु भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। तेलुगु, इन भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। अब आता है विदेशी अभिलेख। ये जो विदेशियों के अभिलेख हैं, तो विदेशियों के अभिलेख में जो है बोगज गोई नामक स्थान पर, बोगज गोई नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये 1400 BC का है। 1400 ईसा पूर्व का है, यानी 1400 वर्ष ईस्वी के पहले का है, ठीक है। और इस जो है इस अभिलेख में इंद्र, हिंदू जो देवी देवता है, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण देवताओं का उल्लेख है। तो ये एशिया में ही है कहीं, बोगज गोई। तो इसका मतलब है कि पहले कभी जो है ये जो वैदिक धर्म था वहां तक फैला था, या हो सकता है किसी के द्वारा ले जाया गया हो, वहां पर मिला हुआ है, ठीक है। मिस्र के जो है, मिस्र के तेलु अमल तेलुअल है। मिस्र के तेलुअल नामक मिट्टी में, तेलुअल अमनो नामक जो है मिट्टी में कुछ हमें तख्तियां मिली हैं, कुछ तख्तियां मिली हैं, और इन तख्तियों में बेबीलोन के शासकों के नाम जो है उल्लिखित है, उत्कीर्ण है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है ये जो नाम है, खासियत क्या है, इन शासकों के जो नाम है वो भारत के शासकों के जैसे हैं। जैसे भारत में शासकों के नाम रखे जाते थे, आप देखते हैं कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम, ढंग से नाम रखने की प्रथा है। तो वहां पर जो शासकों के नाम मिले हैं वो भारत के शासकों के नामों के समान है, ये खासियत है। और इसके बाद पारसिपोलिस और बेहिस्तून के अभिलेख मिले हैं, जिससे ईरानी सम्राट दारा, जो पर्सिपोलिस का अभिलेख मिला है, उससे जो है ईरानी सम्राट दारा के द्वारा सिंधु घाटी पर आक्रमण किए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी उसने जो है ये प्रमाण मिलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु घाटी की सभ्यता पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अभिलेख हमारे इतिहास जानने के लिए उपयोगी है, किस तरह से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आगे अब हम बात करेंगे एक दूसरे स्रोत की। तो हमारा मुख्य विषय है इतिहास। और आज हम उसमें पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा स्रोत है
मुद्राएं, कॉइन्स, हम देखेंगे कि कॉइन्स के द्वारा यानी मुद्राओं के द्वारा हमें किस प्रकार की से जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, 206 BC से लेकर 300 AD तक, यानी 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक हमें इतिहास की जानकारी, इतिहास की जानकारी सिक्कों से ही प्राप्त होती है, सिक्कों के द्वारा ही प्राप्त होती है। ठीक। और इससे पहले के जो सिक्के हैं, जो पीरियड मैंने अभी बताया 206 BC, तो इससे पहले के जो सिक्के हैं, ऐसा नहीं कि इससे पहले के सिक्के ना हों, लेकिन उन पर कोई लेख नहीं अंकित है। ठीक है, 206 ईसा पूर्व के सिक्कों में किसी भी प्रकार का लेख नहीं अंकित है, जिससे कि तत्कालीन समय की ऐतिहासिक जानकारी इन सिक्कों के द्वारा प्राप्त हो सके। ठीक है, और इन सिक्कों में जो चित्र बने हुए हैं उनसे किसी भी प्रकार की ठीक जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। ठीक, नहीं प्राप्त हो रही है। जो 206 ईस्वी पूर्व के जो सिक्के मिले हैं, 206 से पहले के, ठीक है, जो भी सिक्के मिले हैं, तो ना तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई लेख उत्कीर्ण है, और जो चित्र ही बने हैं, चित्र भी बने हुए हैं, उन चित्रों से किसी भी प्रकार का कोई ठीक नॉलेज नहीं मिलता है, ठीक जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो ये जो सिक्के थे जिनमें चित्र बने होते थे, इनको यानी चित्र युक्त सिक्कों को आहत सिक्के या आहत मुद्रा, ठीक है, आहत मुद्रा के नाम से जो है कहा जाता था। पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था। अब ये पंचमार्क्ड क्यों कहा जाता था? कि ऐसा इसलिए था कि सिक्का ढाला गया, सिक्के की ढलाई की गई, चांदी या सोने के सिक्के की ढलाई की गई, और फिर उसमें जो है एक चित्र होता था जो, तो उसी के ऊपर रख करके चोट मारी जाती थी, हथौड़े से चोट मारी जाती थी, तो वो चित्र जो है उस सिक्के पर उभर आता था। तो चोट मारे जाने के कारण ही इसे आहत कहा जाता था। जैसे आप व्यवहार में नहीं कहते थे कि भाई हमारे हम बहुत आहत हुए आपकी वार्तालाप से, या आपके इस कथन से हम बहुत आहत हुए। आहत का मतलब हमारे दिल को चोट लगी। तो चोट मार करके जो चिन्ह उभारे जाते थे, इसीलिए इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। और इन चित्रों में जो चित्र होते थे, चंद्रमा, नदी, पहाड़, ये चंद्रमा अर्धचंद्र होता था, अर्धचंद्र, ठीक, नदी और
पहाड़, नदी, पेड़ और किसी पशु आदि के चित्र होते थे। तो ये चित्र बने होते थे इन हाथ सिक्कों पर। ठीक है, ये सिक्के जो है जो अच्छा सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में जो सिक्के हैं वो मौर्य काल के प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में सिक्के, सर्वाधिक मात्रा में सिक्के मौर्य काल, सर्वाधिक मात्रा में सिक्के मौर्य काल के प्राप्त होते हैं। यह प्रश्न भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। मौर्य काल के प्राप्त होते हैं और ये सिक्के जो है सीसा, पोटीन, सीसा जो बैटरी में यूज होता है लेड, तो सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी, ठीक है, यानी सर्वाधिक मात्रा में सिक्के मौर्य काल के प्राप्त होते हैं। और ये सिक्के सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी और सोने से बने हैं, सोने से निर्मित है। जो मौर्य काल के सिक्के हैं, भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं मौर्य काल के। ठीक है, तो आपने देखा कि ये सिक्के जो हैं किन किन धातुओं के बने हुए हैं। सिक्कों के बारे में जो अगली बात है वो ये है कि मुद्राओं का जो उपयोग है, मुद्राओं का उपयोग तो वर्तमान की तरह ही सबसे बड़ा उपयोग तो था जो है लेन देन, खरीदारी, फिर वेतन देने में। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है मजदूरी का भुगतान, मजदूरी के भुगतान वो भी एक तरह का वेतन है में होता था। वर्तमान में भी ऐसे ही होता है, हैं? अब थोड़ा सा रूप बदल गया है भाई कि इनके भुगतान के लिए आप चेक भी दे सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो है एटीएम सॉरी पेटीएम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रूप बदल गया है। तो लेकिन उस समय में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो मुद्राओं का उपयोग जो है इन रूपों में होता था। और अगली बात ये है कि शासकों से अनुमति प्राप्त करके, शासकों से अनुमति प्राप्त करके जो व्यापारिक श्रेणियां थी, व्यापारिक श्रेणी का मतलब था एक ही प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करने वाले लोगों का समूह। समझ रहे हो ना? श्रेणी से तात्पर्य था कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करने वाले लोगों का समूह या एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले लोगों का समूह जो है श्रेणी के नाम से जाना जाता था। और इसे जो है दक्षिण भारत में चट्टी या सेठी, समझा है, के नाम से जाना जाता था। तो इन लोगों ने भी राजा से अनुमति प्राप्त करके अपने स्वयं के सिक्के चलाए थे। अपने प्राप्त करके श्रेणियों ने, व्यापारिक श्रेणियों ने स्वयं के सिक्के चलाए थे।
ये बात हो गई। इसके अतिरिक्त अगली बात जो आती है हमारी मुद्राओं के संबंध में, वो ये है कि कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में, बात हम सोने के सिक्कों की बात करते हैं कि कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्के यानी कुषाण राजाओं ने जो सोने के सिक्के जारी किए थे ये सर्वाधिक शुद्ध थे, सर्वाधिक शुद्ध थे, यानी ये प्योर थे। ठीक है, कुषाण राजाओं ने जो सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के जारी किए थे, ये सबसे ज्यादा प्योर थे, सबसे ज्यादा शुद्ध थे। और गुप्तों के द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। गुप्तों द्वारा यानी गुप्त काल में गुप्तों द्वारा सर्वाधिक, ये सवाल पूछे, ये दोनों सवाल पूछे गए भाई, और कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए, स्वर्ण सिक्के जारी किए गए, यानी भारी मात्रा में जो है सोने के सिक्के गुप्तों के द्वारा जारी किए गए, लेकिन इसमें उतनी शुद्धता नहीं थी, उतनी प्योरिटी नहीं थी जितनी कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों में थी। यानी कुषाण शासन काल में जो सोने के सिक्के जारी किए गए वो सबसे ज्यादा शुद्ध थे, यानी प्योर थे, उसमें सोने की मात्रा ज्यादा थी। जैसे आप देखते हैं कि सोना जो होता है ना, जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, तो शुद्ध, अब इसमें कैरेट की मात्रा तो नहीं है, लेकिन ये जो है सर्वाधिक शुद्ध थे। और सबसे ज्यादा जो है सोने के सिक्के गुप्तों द्वारा जारी किए गए, ये गुप्तों द्वारा जारी किए गए सर्वाधिक सोने के सिक्के। अब अगली जो बात जो आती है वो ये है कि अब आप देखते हैं कि अगर सिक्कों की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है, किसी राजा के काल में सिक्कों की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है, या ऐसे सिक्के भारी मात्रा में सिक्के प्राप्त होते हैं किसी भी राजा के, तो इससे ये ज्ञात होता है कि उस राजा की आर्थिक उस राजा की जो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी थी, है ना। तो एक ये तथ्य उभर करके आता है। दूसरी बात ये कनिष्क के सिक्कों से, कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी, कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण प्राप्त होता है, का प्रमाण प्राप्त होता है। यानी ये पता चलता है कि कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था, ये उसके सिक्कों से पता चलता है। ठीक, उसके सिक्कों से पता चलता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगली जो बात आती है वो ये कि समुद्रगुप्त के चित्रों में समुद्रगुप्त के चित्रों में
यूप यूप बना हुआ है। यूप यूप का अर्थ क्या है बता सकते हैं? यूप जो है अग्निकुंड कहलाता है, जिसमें हवन की जाती है। हवन के लिए एक विशेष तरह का ईंटों का जो है कुंड बनाया जाता है, वो यूप कहलाता है। तो उसमें याज्ञिक कार्य किए जाते थे। जैसे क्या है कि उसमें जो यज्ञ करा सबको संपन्न कराने वाले ब्राह्मण और साथ ही यजमान। तो पहले ब्राह्मण जो है मंत्र का उच्चारण करता है और उसमें घी या जो यज्ञ की सामग्री होती है, यज्ञ में डालने वाली हवन सामग्री, जिसमें कि जौ है, तेल है और चीनी है, घी है और धूप है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको जो है उसी हवन कुंड में डाला जाता है। पहले जो है ब्राह्मण या जो पुरोहित है वो मंत्र का उच्चारण करता है। तत्पश्चात जब वो डालता है आहुति, उसके बाद जो है यजमान डालता है। तो स्वाहा बोलते हैं जो जैसे ब्राह्मण ने कहा ओम अग्नाई स्वाहा और आहुति दी, तो इसके बाद यजमान भी उसी में आहुति दे करके स्वाहा शब्द बोलता था। तो ये यूप जो है हवन कुंड को कहा जाता था। ठीक, जो यज्ञ कार्य या याज्ञिक कार्य संपन्न करने के लिए निर्मित किया जाता था। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों में समुद्रगुप्त के सिक्कों में समुद्रगुप्त के सिक्कों में यूप बना हुआ है। नोट कर लीजिए इसे। अगली बात जो आती है समुद्रगुप्त के ही कुछ सिक्कों में अश्वमेघ पराक्रमः ये शब्द उत्कीर्ण है। और साथ ही साथ उसके कुछ सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त के ही कुछ सिक्कों में जो है अश्वमेघ पराक्रमः अंकित है और साथ ही साथ कुछ सिक्कों में उसे जो है वीणा वादन करते हुए या वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ये सवाल पूछा गया है कि वीणा बजाते हुए या वीणा वादन करते हुए चित्र वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये समुद्रगुप्त के हैं, पूछा गया है ये सवाल। और इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं वो सिक्के हैं। यानी इंडो यूनानी इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत जो है सिक्के हैं। शासकों के इतिहास के यानी इनके इतिहास के बारे में हमें जो मैक्सिमम जानकारी प्राप्त होती है वो सिक्कों के द्वारा ही प्राप्त होती। तो सीथियन शासकों के इतिहास के
प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। समझ आया? इंडो यूनानी और इंडो सीथियन सिक्कों के राजाओं के बारे में हमें जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है वो सिक्कों द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इतिहास जानने के जो हमारे प्रमुख स्रोतों में से सिक्कों की कितनी बड़ी भूमिका है। ठीक, अगली बात वो ये है कि 7 वाहन तथा 7 करणी की एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसके द्वारा समुद्र विजय का अनुमान लगाया गया है। 7 वाहन राजा 7 करणी, 7 वाहन राजा 7 करणी की मुद्रा पर, 7 करणी की मुद्रा पर मुद्रा का मतलब वही सिक्का की मुद्रा पर जलपोत अंकित होने से, जलपोत मतलब पानी की नाव, बड़ी नाव यानी जहाज जैसी नाव, जलपोत उत्कीर्ण होने से उसकी समुद्र विजय का अनुमान लगाया जाता है, ठीक। अनुमान ये लगाया जाता है कि उसने जो है समुद्र में विजय प्राप्त की होगी, क्योंकि उसकी सिक्के पर, उसी मुद्रा पर जो है पानी के जहाज का चित्र अंकित है। तो अगली बात जो है आते हैं वो ये है समुद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली। ये सिक्के जो है चांदी के हैं। समुद्रगुप्त की व्याघ्र, ये सिक्के के निर्माण की एक शैली है, व्याघ्र शैली। तो व्याघ्र शैली ये जो चांदी की मुद्राएं हैं, ठीक है, मुद्रा से, ये व्याघ्र शैली की जो मुद्राएं निर्मित है वो चांदी से निर्मित है, याद रखिएगा। तो इस मुद्रा से जो है उसके द्वारा पश्चिमी भारत के शकों पर विजय सूचित होती है। उसके द्वारा पश्चिमी भारत के शकों, ये भी विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत में शासन स्थापित कर लिया था। पश्चिमी भारत के शकों पर विजय सूचित होती है, शकों पर विजय सूचित होती है। यानी इस बात का पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने जो है शकों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत जो है सिक्के भी हैं। सिक्कों के द्वारा इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे देश में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, यानी इतिहास लेखन की परंपरा का सर्वथा अभाव था। अगला जो पॉइंट आता है तो वो यही कि अगर
ये उत्खनन से भारी मात्रा में सिक्के न प्राप्त हुए होते तो इस बीच के जो है हमें इतिहास की जानकारी न प्राप्त होती। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इतिहास को जानने में सिक्कों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिक्के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं इतिहास को जानने में। तो आज इतना ही। कल दूसरे स्रोत के बारे में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आरपी अवस्थी का एक बार फिर नमस्कार।